अब दिल्ली देहरादून की दूरी 2.5 घंटे में पूरी हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक साथ दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को बड़ी सौगात दी है। मोदी ने अपने भाषण में पूर्व की सरकार पर निशाना साधा तो कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कुल मिलाकर ये है कि सौगात पर सियासत है। उत्तराखंड दौरे पर आए प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून दिल्ली हाईवे का उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने भव्य रोड शो किया और मां डाठ काली मंदिर में पूजा अर्चना की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी बिना नाम लिए पूर्व की सरकार पर सियासी हमला बोलते नजर आए और उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों पर और तीर्थयात्रियों पर उन्होंने अपील करते हुए कहा कि अब प्रदेश में आ रहे हैं तो अब सारी सुविधाएं आप लोगों को मिलेंगी। एक तरफ प्रधानमंत्री का आगमन तो दूसरी तरफ उनके भाषण में सियासी बयानबाजी और सियासी हलचलों को बढ़ा देने वाले शब्द। इस पर आखिरकार कांग्रेस की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया है, उस पर भी गौर करेंगे। आखिरकार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ जवाब दिया, सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी के दौरे में उम्मीदें लोगों ने लगाई थी। प्रधानमंत्री जी ने एक भी उन मुद्दों को छुआ तक नहीं, उनका हल करना तो दूर, उन्हें छुआ तक नहीं। प्रधानमंत्री जी का संपूर्ण भाषण उबाऊ, निराशाजनक और जो उम्मीदें लोग पाले बैठे थे उसको धराशायी करने वाला साबित हुआ। यहाँ तक कि जिन लोगों को गाड़ियों में भर भर कर स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के छात्रों को, मेडिकल कॉलेज के, इंजीनियरिंग कॉलेजों के, उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्रों को, जिस प्रकार से फैक्ट्रियों से, जिस प्रकार से लोगों को भर भर कर गाड़ियों में ले जाया गया, यहाँ तक कि उनका प्रतिसाद भी पहली बार अजीब निराशाजनक था, जो कि राजनीतिक चिंतक इसको भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप में एक खतरे का संकेत मानते होंगे। मैंने ऐसा प्रधानमंत्री जी की सभा में इस प्रकार का गिरा हुआ प्रतिसाद पहले कभी नहीं देखा। प्रधानमंत्री जी ने जिन मुद्दों को उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में छूना आवश्यक था, उनको छूने से बिल्कुल परहेज किया और सिर्फ एक बात कही कि 12 लाख करोड़ का वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहे हैं, जो कि 2014 के पहले सिर्फ 2 लाख करोड़ था। माननीय प्रधानमंत्री जी, अच्छा होता कि ये भी कहते कि 2014 तक, जैसे कि अमेरिका ने भी इसका खुलासा किया है कि 2014 तक भारत पर जो कर्ज था वो नगण्य के रूप में था आज की तुलना में। आज 2014 से अब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जितना कर्ज लिया गया, उस कर्ज की तुलना में हमको मिलने वाला, उसके एवज में मिलने वाले जो लाभ प्रधानमंत्री ने गिनाए वो बिल्कुल नगण्य हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि ये 12 लाख करोड़ के कर्ज से रोजगार के कई अवसर पैदा हुए। ये 12 लाख करोड़ खर्च करने से रोजगार के कई अवसर पैदा हुए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मंत्रिमंडल को ये बात आपको जतानी चाहिए थी कि इन 12 लाख करोड़ के कामों को तमाम राज्य के बाहर के बड़े ठेकेदार कर रहे हैं और राज्यवासियों को रोजगार का, इन योजनाओं से रोजगार की दृष्टि से कोई लाभ नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को बड़ी सौगात दी है। उत्तराखंड दौरा बेहद अहम, क्योंकि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो चुका है। यानी कि जो 6.5 घंटे का सफर है वो मात्र 2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। बिना नाम लिए उन्होंने पूर्व की सरकारों पर भी निशाना साधने की कोशिश की कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2 लाख करोड़ रुपए भी खर्च नहीं होते थे, इतना तो हमारे विकास कार्यों में ही खर्च हो रहा है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 लाख करोड़ रुपए तक खर्च किए जा रहे हैं और उत्तराखंड में इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाओं पर काम भी हो रहा है और कई परियोजनाएं यहाँ पर सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आज उत्तराखंड के गांव-गांव तक सड़कें पहुंच रही हैं। एक शब्द इधर भी केंद्रित किया गया तो दूसरी तरफ उत्तराखंड के वीरान पड़े गांव फिर से गुलजार हो रहे हैं। देवभूमि आने वाले तीर्थयात्रियों की भी अब संख्या बढ़ रही है। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया और आखिरकार उन्होंने इनके जरिए उत्तराखंड की स्थिति का भी पूरी तरीके से एक, जिसे कहेंगे, व्याख्या करी है कि कुंभ का जो दिव्य मेला होने वाला है, आदि आबादी इस कुंभ मेले में शामिल होने वाली है, इसकी भव्य तैयारियां हो रही हैं। इस पर भी तमाम परियोजनाओं के तहत कार्य जारी है। महिलाओं को कम से कम क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है, जो पूर्वभूत सरकारों ने कभी सोच विचार करने तक की कोशिश नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को जो बड़ी सौगात दी है, उसमें सबसे बड़ी सौगात ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है, जिससे 6.5 घंटे का सफर मात्र 2.5 घंटे में पूर्ण हो जाएगा, जिस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। एक तरफ सौगात पर सियासत हो रही है, क्योंकि एक तरफ सौगातों का अंबार जो है प्रधानमंत्री मोदी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को देते हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि उनका
जो ये दौरा था वो पूरी तरीके से विफल है। पर क्यों है, आखिरकार सवाल क्यों है? प्रधानमंत्री आए, उन्होंने तमाम सौगातें दी, उस पर सवाल जो हो रहे हैं, क्या है वो सवाल, गंभीरता से सुनेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। सीधे पैनलिस्ट का रुख करते हैं। हमारे साथ आज खास पैनल जुड़ा है। राजेश बिष्ट जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो इस वक्त हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं। आशीष सैनी वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के, वो भी हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुकी हैं। राकेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। दीपक रावत यूकेटी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। और प्रेम पंचोली जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करूंगी और चर्चा की शुरुआत करेंगे। राजेश बिष्ट जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आए, हमेशा हम लोग ये सुनते आए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी उत्तराखंड आते हैं, क्योंकि उनका विशेष लगाव है, तो बड़ी से बड़ी सौगातें देकर जाते हैं। इस बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो कुछ अलग ही देखने को मिला, एक अलग ही ऑरा देखने को मिला। टीवी चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक और धरातल पर हर जगह मोदी 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 ही सुनाई दिया। इस बार क्या विशेष रहा? निशी जी, देखिए, सबसे पहली और अहम बात यह है कि इस देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जिनका डंका सिर्फ प्रदेश के अंदर नहीं, देश के अंदर नहीं, अपितु विदेशों में भी बहुत जोर जोर से ढोल नगाड़ों के साथ और बहुत भारी संख्या में उनकी लोकप्रियता इस पूरी दुनिया के अंदर कामयाबी के रूप में और उनको एक मजबूत नेता के रूप में अन्य नेताओं के सापेक्ष में अलग एक श्रेणी में लाके खड़े कर देते हैं। और खासतौर पे जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो निश्चित रूप से उनका जो उत्तराखंड के प्रति स्नेह है, कि उत्तराखंड से वो लगाव रखते हैं और यहाँ की जनता को और उत्तराखंड को अपने परिवार के सदस्यों के रूप में मानते हैं, तो निश्चित रूप से उसका जो लाभ है उत्तराखंड के लोगों को समय समय पर मिला है। आज जो खास मौका था, जिसपे लगभग 12,000 करोड़ की लागत से ये एक ऐसा सफर था जो हमेशा से देहरादून और दिल्ली को, चाहे कारोबारियों के रूप में हो और यहाँ टूरिस्ट आने के रूप में हो या किसी भी तरीके से किसी के आने जाने के रूप में हो, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे इतनी लंबी दूरी को इतने कम समय करने से निश्चित रूप से कहीं ना कहीं व्यापार में बढ़ावा होगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिकी के रूप में जो उत्तराखंड खास तौर पे जो आर्थिकी के लिए टूरिज्म के भरोसे रहता है, उसको बहुत बड़ी एक मील के पत्थर के रूप में ये एक आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग की स्थापना हुई है। और आज जब पूरे उत्तराखंड के देहरादून क्षेत्र में 12 किलोमीटर की उनकी यात्रा रही और जिस तरह से उन्होंने डाट मंदिर में, जो मैं मानता हूँ डाट मंदिर का भी एक स्वरूप जिस तरह से 4 धाम में आज एक मान्यता पूरी दुनिया के अंदर उनके आने के बाद से हुई है, उसी तरह से डाट मंदिर जो एक बॉर्डर का एक मंदिर था जहाँ पे खास तौर पे क्षेत्रीय लोगों की मान्यता अधिक थी, कुछ यूपी से आते थे, आज उस डाट मंदिर मैया के यहाँ पे भी जिस तरह से पूजा अर्चना हुई है, निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर डाट मंदिर भी एक अलग प्रारूप में आने वाले जो टूरिस्ट रहेंगे या जो श्रद्धालु रहेंगे उनके लिए एक स्पॉट बन गया। तो मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में मोदी जी का जो आज पूरे, जो आपने न्यूज चैनल्स में बोला, सड़कों पे बोला, जो जन सैलाब मोदी में हुआ है, ये निश्चित रूप से आने वाले हमारे लोगों के लिए, खासतौर पे जब आने वाले चुनाव, उसके लिए बहुत बड़ा और कड़ा संदेश है कि मोदी मैजिक जिस तरह से प्रदेश के अंदर था उसी तरीके से भारत के अंदर आज भी लोकप्रिय है। जी निश्चित। ठीक है आशीष जी, देखिए, जब भी बात प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की होती है, कांग्रेस के बहुत सारे सवाल होते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी आए और कोई ना कोई सौगात ना देकर जाए, ऐसा हो नहीं सकता, और उनके जिक्र में आपका नाम ना आए, ऐसा भी नहीं हो सकता। इस बार आए प्रधानमंत्री मोदी और उन्होंने अपने भाषण में कांग्रेस का भी जिक्र कर दिया कि पहले की सरकारों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2 लाख करोड़ रुपए तक खर्च नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब 12 लाख करोड़ रुपए तक विकास परियोजनाओं में खर्च हो रहे हैं और बड़ी से बड़ी परियोजनाएं धरातल पर सफलतापूर्वक लॉन्च हो रही हैं। अब क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, 2-3 चीजें मैं जरूर कहना चाहूंगा। पहली बात, देश के प्रधानमंत्री ने प्रदेश के लिए कोई योजना बनाई और उस योजना का क्रियान्वयन हुआ, लोकार्पण हुआ, इसके लिए हम उनका धन्यवाद भी देंगे और उस योजना का लाभ उस पर चलने वाले सभी लोगों को और प्रदेश के लोगों को मिलेगा। प्रधानमंत्री ने इस हाईवे का नाम इकोनॉमिक कॉरिडोर रखा। इकोनॉमिक कॉरिडोर वास्तव में तब माना जाता जब दिल्ली से देहरादून के इसी मार्ग के आसपास 40-50 किलोमीटर तक अगर कुछ नए उद्योग बनते और उसका लाभ अथवा उसका कारोबार उत्तराखंड के अंदर केंद्रित होता, तो निश्चित रूप से ये इकोनॉमिक कॉरिडोर था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों में अंधभक्ति की जो सीमा है वो इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि वो प्रधानमंत्री आए बस इस बात से खुश हैं कि उन्होंने 12,000 करोड़ रुपए के हाईवे का लोकार्पण कर दिया। इसके अलावा
वो किसी भी अन्य बात पर बात करने को तैयार नहीं है। जब देश के प्रधानमंत्री की नजर उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य पर पड़ती है, तो उत्तराखंड जैसे राज्य की जो समस्याएं हैं उन पर राज्य की सरकार को उनका ध्यान लाना चाहिए था और उनके समाधान निकालने चाहिए थे। अब समस्या ये है कि जैसे नकटे देवता वैसे ऊत पुजारी, ये हालत इन्होंने उत्तराखंड में भाजपा और राज्य सरकार की, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की है। प्रधानमंत्री जी आए, इन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में इतनी बड़ी योजना नहीं थी, हमने 12,000 करोड़ रुपए की योजना दी। 12,000 करोड़ रुपए की योजना, और अगर कांग्रेस के सरकार के समय में कोई 1,000 करोड़ रुपए की योजना है तो वो लगभग लगभग बराबर ही मानी जाएगी, क्योंकि उस समय जो किसी भी चीज के रेट की दर है और आज की दर है, दोनों में अगर तुलना करेंगे, ये बीजेपी की सरकार जब राज्य का बजट बनाती है तब भी अमाउंट का जिक्र करती है, ये नहीं बताती कि उस समय में खरीद कितने की हुआ करती थी, कितना पैसा हुआ करता था और आज कितना है, तब हम टैक्स की कलेक्शन कितनी करते थे और आज कितनी करते हैं। बजट का जो दुरुपयोग इन्होंने किया है, मैं इसके दो उदाहरण देता हूँ। राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार अलग अलग अपने काम राज्य के अंदर कर रही है। जब भी मुख्यमंत्री जी अपना भाषण देते हैं तो वो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए हाईवे और एक दो योजनाओं का जिक्र करते हैं, जिसमें ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन भी है और एक दो काम और भी इनके हैं जो इन्होंने केंद्र से राज्य को दिए। इसके अलावा ना तो राज्य के पास कुछ बताने के लिए है, ना केंद्र के पास कुछ बताने के लिए है। प्रधानमंत्री कांग्रेस की आलोचना करते हैं, ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि कांग्रेस देश में सत्ता में है और प्रधानमंत्री जी और ये उनका पूरा कैबिनेट और पूरी भारतीय जनता पार्टी ये विपक्ष में है, क्योंकि ये आज भी ये मानते हैं कि कांग्रेस इस देश की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है। आज जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से हमें पूछते हैं कि कोई घोषणा ये कैसे करते हैं, ये घोषणाओं में सबसे पहले ठेकेदार को लाते हैं और ठेकेदार डिसाइड करता है कि क्या काम करना है, और फिर अपने पार्टी के लोगों को और अपने जो प्रचार माध्यम है ये बताते हैं कि यही जो काम है बस यही प्रथम और अंतिम काम है, इसके बाद किसी काम की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये हाईवे बनेगा तुरंत उत्तराखंड जो है सोने की लंका बन जाएगा, यहाँ सब कुछ खुशहाल हो जाएगा। लेकिन सोने की लंका में जो रावण छुपा बैठा है, भ्रष्टाचार का, जो बेरोजगारी का और जो उत्तराखंड की बदहाली का, आज एक के भाषण में एक प्रधानमंत्री उद्याल का की एक बातों को कोट सुना मैं समझा, करना चाहूंगा। और अभी हम आपका भी पूरी वक्तव्य सुन रहे हैं। एक बात निकलकर सामने आती है कि प्रधानमंत्री मोदी आए, उन्होंने यहाँ पर तमाम परियोजनाओं की सौगात जरूर दी है, लेकिन आखिरकार इस पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी आए, कुछ करके ही नहीं गए हैं। तो ये तो बिल्कुल भी जायज बात नहीं निकलकर सामने आई ना। और अभी तक जो सरकार है, जब आप अपने 1 रुपए को इस 12 रुपए से तुलना कर पा रहे हैं, तो आपको ये भी समझना होगा ना कि जो आपके समय पर कार्यकाल में जो काम किए गए थे और अब जो कार्यकाल में काम किए जा रहे हैं उसमें फर्क जरूर है। आपने अपनी सरकार के समय में जो विकास कार्य करे, अब वो और ज्यादा विकास कार्य कर रहे हैं या कर रहे हैं, तो आखिरकार इसमें डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे? या फिर यही बोल देंगे कि कुछ करा ही नहीं है? नहीं, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। सरकार की तारीफ की जानी चाहिए, सरकार का गुणगान करना चाहिए और सरकार के पक्ष में कसीदे पढ़ने चाहिए। यही तो काम रह गया है बस विपक्ष का। और तमाम जो लोग हैं, जो लोग सवाल उठाने वाले लोग हैं, बस हम सरकार का गुण गाएं, प्रधानमंत्री का गुण गाएं, इनकी एक आरती बना देनी चाहिए। भी, और जहां पर सवाल उठाने हैं वहां पर उठाइए भी। नहीं, आप मेरे एक सवाल का जवाब उठाने अगर देंगी तो मैं 10 सेकंड का सवाल है मेरा, अगर जवाब जितने भी पैनलिस्ट हैं वो दे सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सेना के लोगों का प्रदेश है, सेना की बहुलता है, सेना में काम करने वाले लोगों का है। तो मेरा केवल एक सवाल था कि अग्निवीर किस योजना के तहत लाए गए हैं, उससे राज्य का क्या भला है। मैं एक सवाल पूछ ले रहा हूँ और बाकी दो मेरे 100 सवाल हैं, लेकिन एक का जवाब दे दे तो मैं अच्छी बात मान लूंगा। 100 सवाल आपके हैं, 10 सवाल हरीश रावत के होते हैं, एक लिस्ट सवालों की आ जाती है। प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं या फिर कोई यूपीएससी का पेपर चल रहा है कि आप सवाल करते जाएंगे, वो देने की जरूरत है। इस पर भी हम चर्चा करते हैं और इसका जवाब पहले दीपक रावत जी से लेंगे। दीपक रावत जी, क्या यूकेडी भी यही समझती है? एक आरती भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से दिलवा दीजिए, हम उसे पढ़ लिया करेंगे, बस यही तो करना है हमें, बस और बचा क्या है काम करना। आपके सवाल भी जायज है, आपके सवाल भी जायज है और इसका जवाब भी अभी यहाँ बैठे हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजेश बिष्ट जी देंगे, लेकिन उससे पहले दीपक रावत जी का भी पक्ष डाल लेते हैं। देखिए निशी जी, आज जो ये कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, इससे तो कोई इनकार नहीं करेगा कि प्रदेश के पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल। और क्योंकि जो यात्री हैं वो चारधाम यात्रा से जब करेंगे तो जो इस तरफ से आते हैं आपके दिल्ली की तरफ से, हरियाणा की तरफ से, तो उनको एक आसान सा एक विकल्प मिल रहा है कि वो सीधा सीधा आ सकते हैं और
निश्चित रूप से उनको एक आय का स्रोत भी बढ़ेगा पर्यटन की दृष्टि से और इकोनॉमिक भी बढ़ेगी, ये जब उनकी बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन जिस 6 घंटे के सफ़र को वो 3 घंटे बचा के आएंगे और जब वो आशारोड़ी चौकी से अंदर घुसेंगे, उसके बाद जिस गंतव्य को जाना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो पर्यटन की दृष्टि से या चार धाम की दृष्टि से या किसी भी धार्मिक दृष्टि से, तो उस पर जो समय लगने वाला है तो वो तो ठगा हुआ महसूस करने वाला है। क्योंकि जो इस हमारे देहरादून की जो महानगर की परिस्थिति है, उसमें जो जिस तरीके के यहाँ पर कार्य हो रखे हैं, उसमें जो आपका यातायात का जो असंतुलन बढ़ा हुआ है, जाम की स्थिति बनी रहती है, तो वो तो उस चीज़ को नहीं पा पाएगा जिसके लिए वो चला है अपने घर से, दिल्ली से अगर चलता है, कहीं और से चलता है। सेम टाइम में आप एक प्रश्न उठता है कि 12,500 करोड़ में आपने इतना अच्छा एलिवेटेड बना दिया, निश्चित रूप से बहुत अच्छा है सभी हर पर्पज से, और 1500 करोड़ में आपसे स्मार्ट सिटी नहीं बनी। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने स्मार्ट सिटी की घोषणा करी थी, ये राज्य का विषय नहीं था, केंद्र का विषय था। 1550 करोड़ में आपने पिछले 10 वर्षों में स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए, ठीक है, और केंद्र ने 12,500 करोड़ में एलिवेटेड बना के दे दिया। अब आप बताइए कि वो स्मार्ट सिटी गई कहां, वो 1550 करोड़ गए कहां? अब वो स्मार्ट की रोडें कहां गई? जो रोडें जिनमें यातायात की सुविधा होनी चाहिए थी, सारी सुख सुविधाओं का स्मार्ट सिटी, स्मार्ट आपने एलिवेटेड बना दिया, लेकिन स्मार्ट सिटी गायब है। तो इसमें विपक्ष जो है, हम पूछना चाहते हैं कि आज प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं पूछा मुख्यमंत्री जी से कि आप बताइए जो मेरा दूसरा प्रोजेक्ट था स्मार्ट सिटी का आपके प्रदेश में, वो कहां गया? वो 1550 करोड़ मेरे कहां लुटाए आपने? घोटाला, कैग की रिपोर्ट है, घोटाला हुआ है जो स्मार्ट सिटी के नाम पे। ये प्रश्न क्यों नहीं उठा? क्या ये प्रश्न विपक्ष ना करे? निशा जी, मुख्यमंत्री वही है, प्रधानमंत्री भी वही है, तो आप प्रधानमंत्री से ये पूछना, प्रधानमंत्री को पूछना चाहिए था, नहीं पूछना चाहिए था कि भाई मैंने रोड तो बना दी तुम्हारे प्रदेश में आने के लिए, एलिवेटेड रोड, आदमी आ जाएगा, लेकिन आपने अपने स्मार्ट रोडें कहां गई? कहां गया वो मेरा 1550 करोड़ जिसको आपने डकार मार दिया और अब तक पता नहीं चल रहा कि स्मार्ट सिटी उत्तराखंड की कहां है? ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि निश्चित रूप से केंद्र से कुछ चीजें आ रही हैं, लेकिन राज्य की स्थिति क्या है? राज्य की स्थिति यह है कि आपने यहां पर सिर्फ कमीशन खोरी बढ़ा रखी है। आपने हर एक लेवल पे कमीशन खोर बैठा रखा है और वो कमीशन इकट्ठा करके सरकार को जमा करा रहा है या पता नहीं कौन से अपने रहनुमाओं को जमा करा रहा है, वरना ये स्थिति उत्पन्न होती ही नहीं। तो हमारा प्रश्न सिर्फ इतना है कि यदि आप जो केंद्र से मिल रहा है आप उसको यूटिलाइज तो करिए, ठीक है। बहुत, और मैं उस समस्याओं में नहीं आ रहा हूं कि यहाँ की जो मूल समस्याएं हैं उनको एड्रेस क्यों नहीं किया प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि प्रधानमंत्री जी काम उद्घाटन करना तो उद्घाटन किया, लेकिन आप मुझे बताइए क्या हम तैयार हैं? 19 तारीख से, इसी 19 तारीख से अब चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, आपका रास्ता खुल चुका है। आप गर्मियों की छुट्टियां उसी टाइम 1 महीने बाद शुरू होने वाली है। आपको पता है जब ये एलिवेटेड रोड नहीं खुला था तो पिछले साल जाम की स्थिति कितनी थी, 2-2 दिन तक हरिद्वार ऋषिकेश बंद करना पड़ा था। तो अब जो हम क्या उसके लिए तैयार है? क्या सरकार तैयार है? तो आप सिर्फ 5 मिनट दीजिए। हाँ। आप यकीन मानिए 10 साल से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, 10 साल से प्रोजेक्ट में एलिवेटेड रोड बना दी गई है निश्चित रूप से। अब जाके सरकार चैन से जागी है, नींद से जागी है, और अब उनका प्रोजेक्ट आ रहा है कि अब हमें दूसरी एलिवेटेड रोड शहर के बीच में बनानी पड़ेगी, यानी अब ये 5 साल और लेंगे। तो ये कहने का मतलब ये कि जब आपको पता था कि एलिवेटेड रोड से ये समस्या आने वाली है तो आपने पूर्व में ये योजना क्यों नहीं बनाई? क्योंकि तब आपको अलग पैसा चाहिए था, आप हो सकता है कि कुछ आपके दिमाग में विचार रहा ना हो। तो प्रश्न चिन्ह सरकार की नीयत पे भी है। देखिए, प्रश्न चिन्ह सरकार की नीयत पर है या नीति पर है, क्या चल रहा है? देखिए, इस पर विचार खुलकर हो रहा है। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ सवाल मुख्यमंत्री से पूछे होंगे, इस पर भी जिक्र होगा, क्योंकि अभी प्रदेश की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ चीजों में कमियां जरूर है जिस पर सरकार को ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, तमाम परियोजनाओं की बड़ी सौगात भी प्रदेश को दे दी, लेकिन अब जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के कंधों पर है कि उस जिम्मेदारियों का निर्वहन किस तरीके से किया जाएगा। इस पर आगे चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं क्वेश्चन आवर में और चर्चा को जारी रखेंगे। खास पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का आगमन हुआ, बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को नहीं बल्कि देशवासियों को मिली है।
3 प्रदेशों की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, इकोनॉमिक कॉरिडोर से पूरे देशवासियों को फायदा पहुंचने वाला है। आखिरकार इस इकोनॉमिक कॉरिडोर पर जो सियासत भी चल रही है, क्योंकि सवाल भी है, प्रधानमंत्री मोदी प्रदेश आए हैं। जरूर है कि उम्मीदें बहुत सारी प्रधानमंत्री मोदी से रही हैं, लेकिन उन उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाए हैं प्रधानमंत्री मोदी, इसी पर हम लोग सवाल जवाब कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे सवाल हैं। इसीलिए इस आगमन पर सियासत भी नजर आ रही है। सीधे राकेश मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगी और मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए प्रधानमंत्री मोदी आए हैं और जब भी मोदी का नाम आता है तो प्रदेशवासियों की बहुत सारी उम्मीदें उनसे सीधे जुड़ जाती है। इस बार जो उनकी उम्मीदें रही हैं, क्या लगता है कि वो सारी उम्मीदें पूरी हो पाई हैं? क्योंकि एक जो प्रधानमंत्री से उम्मीदें होनी चाहिए। देखिए, घर के मुखिया से सबको उम्मीदें होती हैं। वो हमारे देश के प्रधान सेवक हैं, प्रधानमंत्री हैं, और लगभग चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति के राष्ट्रीय नेता है। और जब वो अपने प्रदेश में आते हैं तो हर प्रदेशवासी की एक अपेक्षा होती है कि हमारे प्रदेश के लिए कुछ करे। कुछ बातें आज उनकी बहुत ही सकारात्मक रहीं, जैसे जो कॉरिडोर या इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन आज उन्होंने किया, उससे हमारा प्रदेश बहुत लाभान्वित होगा। हम चूंकि उद्योग जगत से ही हैं, हमारा बहुत सा कारोबार उद्योग से ही चलता है, तो हम जानते थे कि बड़ी बड़ी मशीनों को हम कैसे लाते थे, या हमारे जो औद्योगिक मित्र थे वो कैसे लाते थे। छोटी छोटी सुरंगें थीं, बहुत दूर से उनका बाईपास बना के या तो वाया हरिद्वार दिल्ली से कोई आइटम आता था। तो आज इन सब के बनने के कारण हमारा सेलाकुई का इंडस्ट्रियल एरिया, पहाड़ भी चढ़ने में हमें आसानी होगी, ये भी कह सकता हूँ। जैसे चाहे वो विकास नगर का क्षेत्र हो, इसके ऊपर का उत्तरकाशी तक का क्षेत्र हो, इसका भी फायदा मिलेगा, क्योंकि वो वहाँ से किनारे किनारे पोंटा साहब का वो एरिया भी एक बाईपास रोड बन रही है। तो इससे प्रदेश का फायदा होगा। दीपक भाई ने एक बड़ी अच्छी बात उठाई और ये जायज भी है कि हम समय से तो पहुंच जाते हैं, लेकिन अंदर क्या होगा। तो शायद आज प्रधानमंत्री जी ने एलिवेटेड रोड का भी शिलान्यास कर दिया है, और रिस्पना वाला, तो मुझे उम्मीद है कि साल 2 साल 3 साल में वो भी बनके तैयार हो जाएगा। और रहा औद्योगिककरण की बात, जैसे सैनी साहब ने उठाया कि औद्योगिकरण की बात, तो शायद योगी जी ने सहारनपुर में एक नया औद्योगिक क्षेत्र डेवलप करने की बात शुरू कर दी है। और जब जिस राज्य की रोडें ठीक होती हैं, क्योंकि हमारे राज्य में ये जो हाईवे है वो केवल 12 किलोमीटर का ही मानता हूं मैं, डाटकाली मंदिर से और इधर का ही है, बाकी तो वो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में ही है। तो इधर का जो कॉरिडोर बना हुआ है और ये जो पोंटा साहब वाला हाईवे है, आप देखिएगा आने वाले समय में इन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास होना संभव है। कुछ चीजें आज प्रधानमंत्री जी छोटे में इशारा करके निकल गए हैं, चूंकि चुनावी राज्य है। अब बंगाल का चुनाव निपटने के बाद ही उत्तराखंड के चुनाव की सरगर्मियां, चूंकि ये भाजपा है 365 दिन चुनावी मोड में रहती है, तो आने वाले समय में आज वो जो भीड़ दिखी थी ना आपको, वो मैली गंगा की सफाई भी चल रही थी। आज जो मोदी के नारे 12 किलोमीटर की रोड शो में लग रहे थे, वो ये दिख रहा था कि भाजपा चुनावी मोड पर आ चुकी है। ये मेरा विश्लेषण है कि आने वाले समय में, चूंकि राज्य में हो सकता है कि चुनाव नवंबर दिसंबर में हो जाए महाकुंभ के कारण, या तो चुनाव पहले करवा लिए जाएंगे, और मुझे लगता है कि ये राज्य नवंबर में या अक्टूबर नवंबर तक ये इस राज्य में चुनाव की भेदी बढ़ जाएगी और नई सरकार का गठन हो जाना चाहिए। तो चुनाव में जो आज ताकत दिखानी थी, या उत्तराखंड में जो एकता दिखानी थी, इसमें उत्तराखंड की जो भाजपा इकाई है प्रदेश की, वो सफल रही। एन के इन प्रकार आज मोदी में देहरादून तो दिख ही रहा था। बिल्कुल, और यही सब नोटिस हो रहा था, क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस सवाल उठा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं और आधी अधूरी परियोजना की सौगात उद्घाटन के जरिए करने वाले हैं, लेकिन इनका मकसद सिर्फ उद्घाटन करना नहीं बल्कि चुनाव को साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और यही कांग्रेस का सवाल था, जो कि बिल्कुल सही था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का आगमन बिल्कुल ऐसे समय पर हो रहा है जहां पर चुनाव नजदीक है, तो लाजमी सी बात है कि वो यहां आ रहे हैं और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जनता को ना साधा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक लाइन और जोड़ देता हूं मैं।
जिस डाटकाली मंदिर का जो क्षेत्रीय प्रभुत्व था, हाँ मतलब आप उसे सहारनपुर, देहरादून, हाँ हरिद्वार के बीच में ही लोगों की जानकारियां थी, आज उसे राष्ट्रीय क्षेत्र पर भी पहुंचाने का काम बिल्कुल। मोदी जी ने किया है। और यही इनकी खूबी भी है। छोटे से छोटे इसलिए मंदिर पे भारतीय जनता पार्टी में जब भी प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, चाहे वो केदारनाथ आए, बद्रीनाथ आए या फिर किसी भी धाम पहुंचते हैं, वो दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं और वहां से जुड़ी आस्था के बारे में जब देशव्यापी बात करते हैं, तब उसका एक मैसेज पूरी तरीके से जाता है। और इसको कई बार कहा भी गया है कि वो एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर हैं उत्तराखंड के, क्योंकि वो जहां खड़े होते हैं वहीं की चर्चाएं होनी शुरू हो जाती हैं। क्या कहेंगे प्रेम पंचोली जी की किस तरीके की व्यवस्थाएं रही हैं? और अब प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, तमाम प्रोटोकॉल्स होते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, आपका बहुत करीबी से देखने वाला, जैसे कहेंगे कि पत्रकारिता का एक सफर रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस बार का दौरा कितना सफल रहा? देखो, प्रधानमंत्री का आना हर समय स्वाभाविक ही है कि और सुखद भी है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, बहुत बहुरंगी देश है, और अगर उत्तराखंड में प्रधानमंत्री इस तरह से आते हैं, कई बार आते हैं, उनका एक सेंटिमेंट है उत्तराखंड से जुड़ा हुआ, बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से उनकी भावना उत्तराखंड से जुड़ी हुई है, उस तरह से हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो होमवर्क नहीं करते। अगर उत्तराखंड की तरफ से कोई उनके पास कोई प्रपोजल जाए, जिस तरह से जब आते हैं, तो मैं मान नहीं सकता कि वो प्रपोजल न हो। मैं आपको बता दूं कि जिस कॉरिडोर की बात आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, कितनी अच्छी बात की है। भाई साहब ने भी कहा कि डाटकाली मंदिर जैसी छोटी जगह को एक राष्ट्रीय फलक पे लाया गया है, और मात्र 12 किलोमीटर हमारे हिस्से के, और तो सारी यूपी और दूसरे राज्यों में हरियाणा से टच होती हुई सड़क जा रही हो। अगर हमारे उत्तराखंड के जनप्रतिनिधियों ने होमवर्क किया होता, तो इस तरह का कॉरिडोर उत्तराखंड में भी बन सकता है। मैं आपको एक उदाहरण बता दूं कि जो खुदी हुई सड़क है, विकासनगर से यमुनोत्री, यमुनोत्री से ऊपर से एक सड़क बनती है जो गंगोत्री मिलती है, कहीं बीच बीच से खुदी हुई पुल बने हुए, पुल सड़ गए, लोहे के पुल सड़ गए, वो भी एक कॉरिडोर है, क्योंकि उधर भी वाइल्ड लाइफ है पूरा। और आप इधर खटीमा से चंपावत, मुनस्यारी, थल और धर्मघर होते हुए बागेश्वर से ग्वालदम से ऊपर होते हुए वो बद्रीनाथ, केदारनाथ की तरफ वो सड़क मिलती है, वो भी एक पूरा कॉरिडोर है। ये पूरा नक्शा बना हुआ है, अलग अलग छोटे छोटे पॉइंट्स में बना हुआ है। हमारे जनप्रतिनिधि कभी भी होमवर्क नहीं करते। इतना बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति, देश का प्रधानमंत्री, और ये प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गलत फहमी में है कि ठीक है, वो एक संगठन के तौर पे वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब वो देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या मजाल अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि, जो चुनाव जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो गढ़वाल के या कुमाऊं के, जो मैंने एग्जांपल आपको दिया, अगर ये प्रपोजल उनके हाथों में आ जाता, तो जैसे उन्होंने रिस्पना पुल में किसी जनप्रतिनिधि ने, ये देहरादून के बीच में जो एलिवेटेड रोड बन रही है, वो भी एक प्रपोजल सरकार की तरफ से गया होगा, सत्ता की तरफ से गया होगा, या चुने हुए जनप्रतिनिधि की तरफ से गया होगा। तो ये पूरा जो मैंने आपको एक बताया, अगर ये चीज प्रधानमंत्री के सामने बोली जाती, तो प्रधानमंत्री मतलब ही नहीं कि इनकार करते, क्योंकि उत्तराखंड से उनकी भावनाएं जुड़ी हुई है। मैं आपको बता दूं, एक और सवाल है कि जो यमुनोत्री और गंगोत्री रेल लाइन जा रही है, वो भी, उसका नक्शा भी बिल्कुल गलत है। यमुनोत्री वाली रेल लाइन तो कालसी से जानी चाहिए, और आपको बता दूं उसका इतना बड़ा फायदा होने वाला है कि जब वो नौगांव में उसका जो जंक्शन बनेगा, उससे एक रास्ता रोड हो जाएगा, तो हिमाचल भी टच हो जाएगा। पहले हिमाचल विकासनगर में टच होगा, बाद में सीधा जो अंतिम स्टेशन होगा वो हिमाचल का रोडू होगा। और इतनी मेहनत नहीं करनी जितनी ये जो कर्णप्रयाग रेल लाइन पे की जा रही है। इससे कम मेहनत वाली सड़क है, लेकिन कौन बताए। ये हमारा काम तो सिर्फ खबर लिखने तक है, हमने कई बार इस पे लिखा है, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं, होमवर्क नहीं करते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री अपने राज्य में आते हैं तो कुछ न कुछ बता देना चाहिए। एक और बात, अब आप बताओ कि विकासनगर आप जितने बार जाओगे उतने बार आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा, ऋषिकेश आप जितने बार जा रहे हैं उतने बार आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा, हर बार वहां झगड़ा होता है। और आपको बता दूं कि 40 किलोमीटर के सराउंडिंग में आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। अधिकांश कर्मचारी या कारोबारी लोग ऋषिकेश काम करते हैं, रात के लिए देहरादून आते हैं, और देहरादून वाले ऋषिकेश और हरिद्वार काम करते हैं, रात के लिए देहरादून आते हैं, या ऋषिकेश वाले ऋषिकेश जाते हैं। तो ये, और या विकासनगर, ये ऐसा जंक्शन है, विकासनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, जहां एक दिन में 4-4 राउंड मारते हैं लोग, उतने बार टोल टैक्स देना पड़ता है। इन्होंने कभी माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे जनप्रतिनिधियों ने
जनप्रतिनिधियों ने नहीं बताया और इसका घाटा हम आम नागरिकों को भुगतना पड़ता है। आपको मतलब किस तरह से जब माननीय प्रधानमंत्री इस प्रदेश में आते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये अंदर की बात कह रहे हैं, मतलब बड़ी खुशी की बात होती है। और हमने तो जब भी उनको देखा है उन्होंने कभी भी मतलब इनकार नहीं किया। जब भी उनके पास छोटा कागज भी गया होगा तो उन्होंने इनकार नहीं किया। क्या ये डाट काली मंदिर के बारे में यहाँ के जनप्रतिनिधि ने बताया होगा? नहीं, उन्होंने खुद पूछा होगा कि जहाँ से मैं रोड शो करने वाला हूँ कोई मंदिर है क्या, कोई बड़ा आस्था का मंदिर है क्या, तो तब बताया इन्होंने, यहाँ साहब वहाँ तो सब माथा टेकने जाते हैं। तब उन्होंने खुद प्लानिंग की है। तो अब आप बताओ, जब एक जगह के बारे में प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं ये लोग तो ये जैसे गढ़वाली में कहावत है निशी बहन जी कि दे बुढ़े पीना, मतलब पीना खली होती है ना जो जिससे मतलब तेल निकालते हैं, तो वो खली पहाड़ में एक खली एक जो निकलती है उसको खाते बच्चे ना उसको, जब वो अब तो खसखस होता नहीं, पहले पहाड़ में खसखस होता था तो तेल निकाल करके जो खसखस का जो पीना होता है खली होती है उसको वो बड़ा स्वादिष्ट होता है, उसकी सब्जी भी बनती है। तो बुढ़ी अंदर खल निकाल दिया और बाहर बच्चे खड़े कि दे बुढ़े पीना। ये तो बाहर भी खड़े नहीं रह पा रहे हैं हमारे जनप्रतिनिधि। तो इनको कब कौन अकल आएगी, कब इनको सिखाएगा कोई? ये बड़े सवाल हैं उत्तराखंड के। ये कॉरिडोर बनाया जा सकता है, कई सारे सवाल हैं। अभी आप देखो सदन में मुन्ना सिंह चौहान ने बोला कि जब पाइपलाइन कितनी भी घनघोर जंगल से जाए लेकिन पेड़ नहीं कटता है। ये छोटे छोटे सवालों पे भी ये लोग आप बात आगे नहीं रख सकते। तो ये बड़े सवालों पे काम मुद्दों पे बात रखेंगे तो निराशा इस बात की होती है कि हमारे जनप्रतिनिधि होमवर्क नहीं करते हैं, इनको करना चाहिए। और मोदी जी का आगमन तो हम तो स्वागत योग्य है, उनका वो आए, उनके कारण से अब आप बताओ कि जो नहीं होना था, जैसे यूकेडी के हमारे एडवोकेट साहब ने कहा, राव जी ने, कि अब उसमें भी 5 साल और लगेंगे। चलो उसमें 5 साल लग जाए पर बन तो जाएगी वो। और प्रधानमंत्री की नज़र में गई तो उन्होंने बोल दिया, अब तो होना है उसको। तो अगर ये बड़ा काम माननीय प्रधानमंत्री की नज़र में डालते तो होता हो। बिल्कुल, क्योंकि इस पर भी काफी सियासत चल रही थी कि आखिरकार, हाँ बिल्कुल। और एक तरफ यहाँ देखने को मिलता है कि मुख्यमंत्री घोषणा कर देते हैं और उनको काफी हल्के में ले लिया जाता है कि मुख्यमंत्री ने कह दिया है, कब तक संभव हो पाएगा, क्योंकि कांग्रेस लगातार निशाने पर लेती है कि अब तो घोषणाओं तक सीमित है ये परियोजना, धरातल पर कब उतरेगी। अब तो प्रधानमंत्री घोषणा कर चुकी हैं रस्पना बिंदाल एविलेटेड रोड का, तो अब तो लाजमी सी बात है कि अब ये एविलेटेड रोड बनेगी और बाहर से बाहर यात्रियों का आगमन हो जाएगा और जहां तक उन्हें जाना है उस पर भी आसानी होगी। ट्रैफिक का जो दबाव है वो प्रदेश में, राजधानी में कम नजर आएगा। लेकिन राजेश बिष्ट जी, एक सवाल हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता के द्वारा किया गया था, उसका जवाब चाहूंगी। और एक सुझाव जो वरिष्ठ पत्रकार पंचोली जी की तरफ से आया है, उसको लेकर क्या प्रस्ताव रखा जाएगा आगे सरकार के? देखिए निशी जी, मैं कहना चाहता हूं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेतागण हैं, जो हमारे यहाँ साथियों ने अपने अपने विचार रखे हैं, निश्चित रूप से इस बारे में चर्चा या मंथन हमारे वरिष्ठ नेतृत्व भी करते होंगे। और ऐसा नहीं है कि उनको इन सारी चीजों की कमियां नहीं पता है या इस पे समाधान नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन हाँ, वर्तमान में जो परिदृश्य है उस परिदृश्य के हिसाब से जो इस समय दबाव, खासतौर पे भीड़ भाड़ का हम उत्तराखंड के अंदर की राजधानी देहरादून में देखते हैं, इस दबाव को, इस ट्रैफिक को वाकई ही कहीं ना कहीं एलिवेटेड रोड्स के माध्यम से या कोई ना कोई व्यवस्था पैरेलल ऐसी रखने की आवश्यकता है जिससे ये ट्रैफिक का दबाव शहर के बीचों बीच में ना पड़े और जो बाहर आदमी दूर से आ रहा है उसको यहाँ आके इस दबाव में अपने 2 से 3 घंटे बर्बाद ना करना पड़े। क्योंकि देखिए, एक बारी जो अभी तक का सफर हम तय कर रहे थे वो 6 से 6.5 घंटे का था, अब वही सफर 3 से 4 घंटे कम हो गया तो निश्चित रूप से शहर के अंदर तो पहुंच जाएगा। लेकिन जो आगे की परिस्थिति का ट्रैफिक के मामले से या ये रोडों की जो चौड़ाई या लंबाई, उसका दबाव या उसके पैरेलल कोई मार्ग ना होना, ये निश्चित रूप से इस जगह पे उनका जो ये सफर है उसको थोड़ा सा और निराशा में लिया था कि हम अंदर तो आगे शहर में फंस गए। और जो हमारे कांग्रेस के साथी ने जो बात कही उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए अग्निवीर जैसी एक योजना जिसमें प्रदेश का युवा जो रोजगार की खोज में या तो पलायन कर रहा था या शहर से बाहर जा रहा था या ऐसे छोटे मोटे काम कर रहा था जिसमें उसका जो जीवन यापन है उस परिस्थिति में नहीं हो सकता था जिस परिस्थिति में पलायन करके उसे बाहर रोजमर्रा के जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता। आज सरकार ने अग्निवीर का एक प्लेटफॉर्म उन नौजवान युवाओं को दे दिया है जो 4 साल के अपने इस कार्यकाल में एक अच्छी खासी रकम को लेके तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो साथी वहां पे सर्विसेज में रहना चाहते हैं, सरकार ने 10% उनको भी आरक्षण देने की बात कही। और उसके उलट प्रदेश के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ये बात कह चुके हैं कि जो भी हमारा नौजवान साथी
जैसे ही इससे अग्निवीर योजना से बाहर आता है, रिटायरमेंट का उसका सफर रहता है, जो आर्मी में कंटिन्यू नहीं कर पाता, उसको प्रदेश की सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन उस बात को खासतौर पे कांग्रेस पार्टी बार बार पिछले 4-5 साल से भुनाने की कोशिश कर रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, इतना निराशावादी भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा आशावादी बनिए। आज का युवा कह रहे हैं जिस उम्र में रिटायरमेंट का अग्निवीर में पैसा बचा- मिलेगा, उससे एक नया स्टार्टअप हो सकता है, बिजनेस में इन्वेस्ट हो सकता है, उस पैसे का इस्तेमाल होगा और कईयों को आरक्षण के तहत सरकारी पदों पर नौकरियां मिलेगी, होमगार्ड की मिलेगी, जो भी है। लेकिन उत्तराखंड के सैन्य परिवारों में जो अभी अग्निवीर की तैयारियां कर रहे हैं, जो सैन्य की तैयारी कर रहे थे, उनका यही कहना है कि हमारा लगाव उन पैसों से नहीं, उस भूमि से है जिसकी रक्षा करना चाहते हैं, जिसके लिए वो समर्पित होना चाहते हैं और जिसको पूरी तरह से घटा दिया गया है। तो इस पर काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। जी निशी जी, राजेश जी, क्या आपने मेरा सवाल सुना? हाँ बताइए दोबारा, मैं नहीं सुन पाया, क्षमा चाहता। राजेश जी, यही था कि साफ तौर पर उन सैन्य परिवारों के जो बच्चे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि हमारा वो लगाव भूमि से है, ना कि उन पैसों से जो कि रिटायरमेंट पर पैसे देने का हवाला दिया जा रहा है, आरक्षण का हवाला दिया जा रहा है। उनका ये है कि हम फौज में अपनी जिंदगी निभाना चाहते हैं, वो जिम्मेदारी निभा लेंगे हम। निशी जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आज का युवा में जैसा पैटर्न हम लोग देख रहे हैं, पहाड़ के अंदर भी जो पैटर्न आजकल युवाओं का आ गया है, वो बहुत जल्दी ऐसा परिवर्तन उन युवाओं के अंदर आ रहा है कि अगर उन्हें सही मार्ग पर नहीं लाया जाएगा तो वो भी कहीं ना कहीं भटकेंगे और भटकने की स्थिति में वो जो जिस तरह से सरकार अभी उन्हें एक ऐसी योजना के तहत रोजगार दे रही है, उनको एक मौका दे रही है, एक अच्छा नागरिक बनने का मौका दे रही है, डिसिप्लिन नागरिक बनने का मौका दे रही है। अग्निवीर क्या जो कि आपने अवधि ही घटा दी है। ठीक है, आशीष जी जवाब दें। देखिए, अब तो कुछ कहने के लिए इसलिए नहीं बचा, जब अपनी विफलता को ही सफलता बता रहे हैं कि भाई हमने उनको जो एसएससी की जो नियुक्तियां थी, जो आर्मी की जो नियुक्तियां थी, 15 साल की जो सर्विस थी, उसे घटा के 4 साल की ठेकेदारी प्रथा में अग्निवीर को लाए, तो इसे उपलब्धि बता रहे हैं। अब इसके आगे क्या बोल सकते हैं? जो व्यक्ति सेना में जाने की तैयारी करता है, देश के प्रति भी जज्बा होता है, लेकिन एक वो उस नौकरी को चाहता है जो नौकरी जिस फॉर्म में थी, उस फॉर्म में आप क्यों नहीं दे रहे हैं? उसमें क्या आपत्ति है? उसमें आशीष भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, उसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि अगर वो कंटिन्यू करता है और वो कैपेबल है तो उसको आगे मौका नहीं मिलेगा। उसके बावजूद देखिए राजेश जी, प्रदेश सरकार ने भी मौका देने की नहीं, आपके आपके सामने सरकार की तारीफ करना जबरदस्ती मजबूरी हो सकती है, मेरे सामने नहीं है। अब आप अग्निवीर योजना पर अगर इसे अपनी उपलब्धि मान रहे हैं, तो नोटबंदी भी आपकी उपलब्धि थी। बताइए, नोटबंदी से देश को क्या लाभ मिला? आपने जीएसटी को जिस गलत फॉर्म में, सुन लीजिए ना, अभी सुन लीजिए, मैं ज्यादा लंबी बात करता नहीं हूँ, मैं छोटी सी बात करता हूँ। एक चक्कर नहीं, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कर रहा हूँ। लाभ पता लग जाएगा। नहीं, अब वो तो आपको उसके लिए एक फिल्म बनानी पड़ी, उसमें बताना पड़ा कि नोटबंदी का लाभ था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सारी विफलताएं उनके प्रचार, उनके शोर और उनके झूठ के नीचे दबाने की कोशिश की जा रही है। ये जो एलिवेटेड हाईवे है, ये एलिवेटेड हाईवे जिसे भारत सरकार के राज्य मार्ग मंत्रालय जिसमें नितिन गडकरी हैं, उन्होंने बनाया, कि प्रधानमंत्री हैं तो उन्होंने लोकार्पण किया, हम उनका धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन उसी के समावेश में, उसी के समानता में जो अन्य विकास कार्य जो आपने बाधित कर दिए, जिनका बजट कैंसिल कर दिया, या जो और योजनाओं का जो बजट आपको बढ़ाना था, आपने उस पर तो ध्यान दिया नहीं है। नहीं, सुन लीजिए ना, आपके साथ समस्या ये है कि आप हर चीज में मास्टर स्ट्रोक, हर चीज को दुनिया देश में पहली बार, और हर चीज को पहली ये बताने की होड़ में, नहीं, सुन लीजिए ना, हर चीज को पहली बार हुई है, मास्टर स्ट्रोक बताने की होड़ में आप देश की जनता का जिस प्रकार से नुकसान कर रहे हैं। राज्य में डेवलपमेंट करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ राज्य बड़ी आशा वाली निगाहों से देख रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री एक कॉरिडोर का उद्घाटन करके और डाक काली मंदिर पे पूजा कर ली। अभी यहाँ पे हमारे पैनलिस्ट साथी बैठे हैं, डाट काली मंदिर जब से स्थापित हुआ है तब से लेकर आज तक पूरे हिंदुस्तान के, पूरे दुनिया के लोग जब भी वहां से गुजरते हैं, वहां उनकी आस्था और सम्मान से आते हैं। अब आपको ये लगने लगा है कि प्रधानमंत्री जी ने प्रचार कर दिया तो अब लोग वहां आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। अगर आप आज के समय में भी मंदिरों का ही प्रचार प्रसार करने को अपनी उपलब्धि मान रहे हैं या प्रधानमंत्री का धन्यवाद दे रहे हैं, तो फिर प्रधानमंत्री जो कहिए जो कई लोग इस मंदिर से वाकिफ नहीं थे ना, इसकी आस्था से वाकिफ नहीं थे।
अब प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, उन्होंने नहीं, अपने फिर शब्दों में प्रधानमंत्री वहां को- पर माथा नहीं, टेका। आज अब ये आज कि की एक यात्रा में पहचान बढ़ जाएगी, प्रधानमंत्री कोई ये ने नहीं कह रहा है कि सब- ब्रांडिंग हो प्रधानमंत्री गई के है, स्वागत में कोई राज्य ने जानता 70 नहीं था। करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मुझे बताइए ना, 70 करोड़ रुपए खर्च किए। अगर 70 मंदिरों को भी 1-1 करोड़ रुपए देते थे, आज उनके हालात और जो वहां पार्किंग की व्यवस्था और सब सुविधाएं दी जा सकती थी, वहां पे नहीं आप दे रहे। अगर मंदिर की बात पर भी आएंगे, ठीक आप है, बद्रीनाथ ठीक है। केदारनाथ ठीक मंदिर है, की ठीक है, सुविधा में आप ठीक है आशीष जी, ठीक है आशीष जी। दीपक रावत जी, आती हूँ आपके पास। निशी जी, राज्य सरकार की कार्य प्रणाली पे प्रश्न चिन्ह कैसे उठता है, ये उसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। हम क्यों राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं? आप रेसकोर्स से पथरी बाग का एक फ्लाईओवर बनना है, कितने सालों से उसका काम रुका हुआ है? 2 सरकारें भारतीय जनता पार्टी की आ चुकी हैं और अब तक वो पूरा नहीं हो पाया है। आप जब हमने जानकारी प्राप्त करनी चाहिए तो आपको बता दूं, डीपीआर बन चुकी है। हमें लगा सर डीपीआर नहीं बनी होगी। अब जो नहीं बन रहा है उसका हवाला दिया जा रहा है कि बजट नहीं है, पैसा नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि वो 10 साल पहले जो डीपीआर बनी होगी तब सस्ता पड़ता है या 10 साल बाद आज वो सस्ता बहुत महंगा पड़ेगा? तो ये बोझ किसके ऊपर आएगा? ये राज्य के ऊपर आएगा, राज्य के आर्थिकी के ऊपर आएगा। और ये किसकी गलती की वजह से? सरकार की गलती की वजह से। अब अभी भी नहीं बना हुआ है। मतलब आपका कमीशन खोरी वाला काम इस तरह से चल रहा है कि 10 साल पहले आपने उसको हमको रोका हुआ है और आज तक वो फ्लाईओवर नहीं बन रहा। क्या उसकी आवश्यकता नहीं है? सिर्फ डीपीआर बनी हुई है, बजट ना होने की वजह से, अलॉट ना होने की वजह से वो रेस कोर्स वाला फ्लाईओवर बन नहीं रहा है। अब ये क्यों नहीं बन रहा है, क्यों उसकी आवश्यकता क्यों नहीं है, आज जान पड़ रही है? इसके बारे में अगर प्रश्न चिन्ह करें तो कह रहे राजनीति करते हैं। अब आप ठीक बताइए, है। ये तो आपके सामने है ना, कहीं छुपा नहीं। राजधानी का है, ठीक है, महत्वपूर्ण ठीक है। पूरा एक अगर वो बन जाए तो आधे से ज्यादा जो रश पड़ता है वो आधा हो जाएगा। ठीक है। लेकिन सरकार को बताए कौन? ये स्थिति है, पथरी बाबा ये स्थिति है। 10 साल पहले डीपीआर बन चुकी है, अब तक नहीं आया है। अब कह रहे बजट नहीं है, उस साइड वाला बन गया है, बजट नहीं हो रहा है, बजट नहीं आ रहा है। ये प्रश्न ये स्वयं विधायक जी ने बोला कि बजट नहीं दिया, अलॉट हुआ है। तो आप बताइए बजट का बहाना बनाया जा रहा है। रेलवे क्लियरेंस नहीं दे रहा है वहाँ। ठीक है, ये हो चुकी है, सारी क्लियरेंस ठीक है। हो चुकी है उसमें। ठीक है, सिर्फ सारी ठीक है, इसमें clearance, समझने की सिर्फ कोशिश की जाएगी जनता को क्योंकि बरलाने के लिए बताया जा रहा है। काफी लंबे समय से ये परियोजना भी अधर पर लटकी हुई है। इस पर भी सरकार को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ये प्रदेश की एक जरूरत बन चुका है। क्योंकि प्रदेश में जो ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है वो इन्हीं फ्लाईओवर्स, एलिवेटेड रोड के माध्यम से कम हो पाएगा। सरकार को ये जो परियोजनाएं अधर पर लटकी हैं उन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। इस पर जो अटकलें आ रही हैं उनको समेटने की जरूरत है कि आखिरकार प्रदेश में जो स्थिति बनी हुई है, अब जो ये कॉरिडोर तैयार हो चुका है, इसके जरिए भी दबाव आएगा ट्रैफिक का, तो वो इसी के जरिए ही मेंटेन हो पाएगा। तो सरकार को ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है और जाहिर सी बात है इसके लिए पहले से सरकार तैयार है, उन्हें पता है। और सरकार को अब इसके लिए क्या कुछ करना है वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और यही देखने वाला विषय रहेगा। इसीलिए आज ही शिलान्यास हो चुका है रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड का। अब राकेश जी, जानना चाहूंगी आपसे कि हम लोग सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं कि एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करके चले गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन जो बाकी परियोजनाएं हैं उनका जिक्र नहीं हो रहा, जिसमें रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड है, पंपिंग हाउस स्टोरेज प्लांट है टिहरी का, जिससे कि ऊर्जा क्षमता प्रदेश की बढ़ेगी, उस पर भी ध्यान केंद्रित नहीं किया जा रहा है। और जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बना है वो तो देखिए एक ध्यान केंद्रित करने वाला विषय है क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा ये कॉरिडोर तैयार हुआ है। लेकिन इसके अलावा भी जो अभी परियोजनाएं गतिमान है, जो चारधाम यात्रा के अंतर्गत आती हैं, उसको लेकर जिक्र क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, ये भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, ऑल वेदर रोड, प्रधानमंत्री जी का 2014-15 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें भी 75% के आसपास रोडों का निर्माण हो गया। हाँ। आज बद्रीनाथ बहुत दूर नहीं है जितना 2014-15-16 में हम लोग जाते थे, लेकिन आज 6 घंटे में 7 घंटे में आप अपनी गाड़ी से बद्रीनाथ जा सकते हो, यमुनोत्री जा सकते हो, आप गंगोत्री जा सकते हो। तो कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां भी बहुत अच्छी नहीं रहती यहाँ पे। मैं सैनी साहब की एक बात का जवाब देना चाहता हूँ नोटबंदी पर। 2016 में जब माननीय मोदी जी की तरफ से नोटबंदी आई, मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि जैसे नोटबंदी भारत में होती है वैसे पाकिस्तान कंगाल कैसे हो जाता है। ये क्या रिश्ता था उस नोटबंदी से और पाकिस्तान का, ये समझना चाहिए। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति 2016 के बाद पूरी तरह से क्रैश होते हुए, नहीं बोलिए सर, पूरी तरह से क्रैश होते हुए जमीन पे आ गई। वो विश्व का भिखारी देश कैसे बन गया? जैसे भारत में 1000 और 500 की नोट का चलन बंद हुआ, क्योंकि पूरे भारत के लिए
पाकिस्तान ही एक ऐसा देश था जो फेक करेंसियों का हब बन गया था, चाहे वो नेपाल के जरिए, चाहे बांग्लादेश के जरिए, चाहे वो अपने उसके जरिए। तो आज ये भी समझना पड़ेगा कि कुछ निर्णय अपने देश के लिए विदेशों के लिए भी लेने पड़ते हैं। ठीक है, पंचोली जी फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी एक छोटा सा। आती हूँ आपके पास आशीष जी। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे जनप्रतिनिधि बिल्कुल सोए रहते हैं, ये होमवर्क बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर मैं आपको सच बताऊं, प्रधानमंत्री जिस दिन आज यहाँ आए ना, कल जो है सेक्रेटरीट में मुख्यमंत्री के घोषणाओं पे मीटिंग हुई बाकायदा, और उसमें से निकल करके आया कि ये जो एलिवेटेड रोड जो बिंदाल रिस्पना पे वाली बात है, लेकिन इन्होंने कभी नहीं बोला जिस तरह के जो अधूरे काम पड़े हुए यहाँ पे, जैसे वो जो इन्होंने बोला, रावत जी ने बोला है, ऐसे अधूरे काम उत्तराखंड में बहुत जगह है, दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा। तो वो अधूरे कामों का अगर लिस्ट माननीय प्रधानमंत्री के सामने जाती तो हमारे देश के मुखिया हैं, उनको देश के हर वर्ग की चिंता उनको है, हर नागरिक की चिंता उनको है। तो हमारे जनप्रतिनिधि होमवर्क करना सीखें, तो बिल्कुल ग्रास रूट पे जाए, जनता की पीड़ा को समझें, ठीक है, तो सब काम सफल है, ऐसा नहीं है। और प्रधानमंत्री का आना तो स्वागत योग्य है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी आए हैं और जो सौगात दी गई है उसके जरिए भी जनता को लाभ जरूर पहुंचेगा, क्योंकि इससे एक इकोनॉमिक कॉरिडोर नाम जरूर दिया गया है। आप आशीष जी कह रहे थे कि इकोनॉमी में क्या बढ़ोतरी होगी अगर आसपास क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित किए जाते, लेकिन जब 3 शहरों से कनेक्टिविटी जुड़ेगी तो इससे विकास पूरी तरीके से जिम्मेदार है और देखने वाला विषय रहेगा कि आखिरकार इस परियोजना का कितना ज्यादा विकास पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आखिर प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, सौगात देकर गए हैं, अब प्रदेशवासियों की जिम्मेदारी है और हमारे मुखिया की जिम्मेदारी है कि आखिरकार इसके जरिए प्रदेश में क्या कुछ नई ऊर्जा देखने को मिलेगी। और चुनाव सर पर हैं तो जाहिर सी बात है चुनाव पर कितना प्रभाव डालकर गए हैं प्रधानमंत्री मोदी, ये भी देखने वाला विषय रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।